10 साल के कार्यकाल पर उपलब्धि पर वोट क्यों नहीं मांगते? मैं तो यह पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। नोटबंदी पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं आप जीएसटी पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? आप अग्निवीर पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? आपने तो कहा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा, तो जिस अर्थव्यवस्था की बात करके आप नोटबंदी लाए, उस पर वोट मांगने की हिम्मत क्यों नहीं होती आपकी? इसलिए इस आधार पर सिर्फ वो मुसलमान है और आपका मंगलसूत्र बांट लेगा तो भैंस ले लेगा, ये सब नारा चलने वाला नहीं है। जो सीमा पर रक्षा करेगा वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा और 75 साल का आदमी कैंडिडेट बनेगा। भाई छवि तो उसी दिन पता चल गया जब उनका डिग्री मांगा गया। एक तरफ एक ऐसा छवि का उम्मीदवार है जिस पर ज्यादा नहीं मात्र 53 केस हैं, मात्र। मेरा जन्म यहाँ हुआ है और चूंकि टाइटल झा है तब कुछ लोग मुझे बाहरी कह देंगे, लेकिन जानते हैं जो लोग, मेरा बचपन यहाँ बीता है, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं हुआ। मैं अभी धनबाद में हूँ और धनबाद के एक जाने माने शख्सियत के सामने बैठा हुआ हूँ और वो शख्सियत है श्री विजय कुमार झा जी। और झा जी का परिचय यह है कि आप बियाडा के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और आज भी सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। इसलिए आज लोकसभा चुनाव के संदर्भ में झा जी से बात करने मैं आज उनसे रूबरू हो रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आपने फ्रंट पेज यूट्यूब चैनल के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। स्पष्ट है कि हम लोग किस उद्देश्य से आपसे मिल रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव हो रहा है पूरे देश में और धनबाद में भी। पूरे देश की परिस्थिति से भी आप वाकिफ़ हैं और धनबाद की परिस्थिति से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। पहले मैं शुरू करूंगा धनबाद की परिस्थितियों से कि धनबाद के लिए ये लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और एक मतदाता जब वोट डालने जाए पोलिंग बूथ तक तो उसके पहले वह किन मुद्दों पर विचार करें? किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि चुनाव सिर्फ एक अपना प्रतिनिधि चुनने का तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से आप विकास की रूपरेखा तय कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के, अपने समाज के विकास के, समुदाय का विकास का, राज्य के विकास का एक आधारशिला होता है चुनाव। यदि अच्छे व्यक्ति चुनकर आते हैं, उनका सामाजिक सरोकार होता है, तब वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ताकत, जो क्षमता है, जो उनको प्रिविलेजेस मिलता है एक सांसद होने के नाते, उसका वो सकारात्मक उपयोग करते हैं तो उस क्षेत्र के विकास में वह उपयोग दिखने लगता है। वही यदि गलत व्यक्ति यदि चुन के आ जाए हमारे और आपके वोट से, तब विकास पर, न सिर्फ विकास पर ग्रहण लग जाता है बल्कि कई मामले में भटक जाते हैं हम। दागी अपराधी का वर्चस्व हो जाता है, अपराध का बोलबाला हो जाता है, अपराधी का बोलबाला हो जाता है। और कहीं गलत व्यक्ति यदि है वो, तो उनका सामंजस्य उन लोगों के साथ हो जाता है जो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र को पीछे की ओर धकेल देता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। तो इसलिए चुनाव में सबसे पहली आवश्यकता है कि हम ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसका सामाजिक सरोकार हो, विकास के प्रति उनकी अभिरुचि हो और उनके मन में कोई खाका हो विकास का, कोई तो स्केच मैप हो उसके पास कि हम क्या करना चाहते हैं। हम कितने सरकारी स्कूल की संख्या में और वृद्धि कर दें जिससे डाउन ट्रोडन क्लास के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोग जो सक्षम नहीं है आज प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए, उनको एक माध्यम मिल जाए। तो सरकारी विद्यालय हम कितना बढ़ा सकते हैं, सरकारी अस्पताल हम कितना बढ़ा सकते हैं, हम यातायात की सुविधा कितना दे सकते हैं कि एकदम सस्ता यातायात हो। एक मजदूर निरसा से धनबाद आ जाए और दिहाड़ी में काम करके फिर वापस निरसा चला जाए और उसको 10-5 रुपये में आना जाना कर ले, अगर 100 रुपया उसको आने जाने में खर्च हो जाएगा तो घर लेके क्या जाएगा। इसलिए यातायात हो, चाहे ट्रेन का यातायात हो, सड़क यातायात हो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं
लेकिन आदमी के जीवन में परिवर्तन लाता है ये सब चीज़। और ये तभी हो सकता है जब एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति वहाँ आए और उसको लगे कि इतने बच्चे यदि हैं तब सरकार, स्कूल कितने हैं, स्कूल में प्रति 40 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। यहाँ आप चले जाइए तो आपको 100 बच्चे मिलेंगे, शिक्षक नहीं है। तो ये न छोटी छोटी चीज़ों से हम क्षेत्र का ऐसा विकास कर सकते हैं। भले तुरंत नहीं दिखेगा इसका फलाफल, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद जब शिक्षा में वृद्धि हो जाएगी परसेंटेज में, तब समझ में आएगा कि छोटा सा काम कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो इसलिए हम अपना वोट दें तो सोच समझ कर दें, ऐसे व्यक्ति को दो जो जिसके जीवन में खुद शिक्षा का महत्व हो, शिक्षा के महत्व को समझता हो, आम आदमी की ज़रूरतों को समझता हो, आम आदमी किस परेशानी से गुजर रहा है उस परेशानी को समझता हो, आम आदमी की तकलीफ से उसको तकलीफ हो। इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रख करके अगर हम अपना वोट देते हैं तब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं, वरना खाना पूरी कर रहे हैं। आपके कहने का लब्बु लुबाब ये है जो मैंने समझ पाया कि एक छवि का मामला है, एक अच्छी छवि, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का चयन होना चाहिए। निश्चित रूप से। तो धनबाद में क्या कोई छवि और चरित्र का टकराव आप देख रहे हैं उम्मीदवारों के बीच? निश्चित रूप से। एक तरफ एक ऐसा छवि का उम्मीदवार है जिस पर ज़्यादा नहीं, मात्र 53 केस हैं, मात्र 53 केस हैं, और 4 मामले में सजा भी हो चुकी है उनको। 4 मामले में 20 मामले को तो उसने अपने नॉमिनेशन पेपर में एक्सेप्ट किया है और 2 केस में सजा हुई है, ये एक्सेप्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 53 अभी तक FIR हुए हैं उन पर, और 4 लोअर कोर्ट से उनको अभी तक सजा हो गई है। इसलिए मैं उनके नॉमिनेशन पेपर की दोनों बातों को गलत मानता हूँ, गुमराह करने वाला मानता हूँ। इसीलिए एक तरफ तो ऐसा चरित्र है जिनका अपराध की दुनिया में अपराधियों से संबंध है, तभी तो किसी पर 4 केस में सजा कोई यूं ही हो जाता है क्या? 4 केस में सजा तो यूं ही नहीं होता है, और ना ही 53 केस किसी पर हो जाता है। 81 विधायक हैं, कितने विधायक पर इतने केस हैं? तो या तो वह विधायक जो हैं अयोग्य हैं, यही योग्य है, अगर समाज सेवा में काम हुआ है तो यही योग्य है। तो उस 80 विधायक की क्या जरूरत है जो समाज सेवा नहीं करते हैं, अपने पद का उपयोग नहीं करते हैं? और अगर वो सही हैं तो ये गलत हैं। तो आज कैसे आदमी आज राजनीति में स्थापित हो रहे हैं, कैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इसीलिए आज हर मतदाता उनका चरित्र से वाकिफ है। पहले पार्टियां चरित्र को पैमाने पर टिकट देती थी, चरित्र के पैमाने पर कसती थी, जो खरा उतरता था वही उम्मीदवार बन के आता था। और आज इन 75 वर्षों में हम कहाँ पहुँच गए, इस अमृत महोत्सव में हम कहाँ पहुँच गए कि 53 केस के जो आरोपी हैं उनको पार्टी टिकट दे रही है। ये बहुत बड़े लोकतंत्र के लिए एक खतरा है, और हमको इससे लोकतंत्र को बचाना भी है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है। कहीं ऐसा न हो कि ये नज़ीर बन जाए और जब 19वीं लोकसभा के चुनाव में हम सब शामिल हों तो पता लगे सारे के सारे प्रत्याशी अपराधी हैं। इसलिए भी अपराधी जो हैं उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। इनके हारने से पार्टी भी सबक सीखेगी और भविष्य में किसी दागी अपराधी को आगे नहीं लाएगी। उनके लिए भी एक सबक होगा, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी में पृष्ठ नंबर 116 में कहा है कि पार्टी यदि गलती से किसी अपराधी को टिकट दे दे तो मतदाता का कर्तव्य है कि वो उसको सुधार करे और ऐसे व्यक्ति को मतदान नहीं करे। यह मतदाता का धर्म है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है। ठीक ऐसा ही चौधरी चरण सिंह जब एक मंच पर गए चुनावी सभा में, तो किसी पत्रकार ने कहा कि आप जिनके लिए आए हैं वह इस क्षेत्र का अपराधी है, दर्जनों मुकदमे हैं इस पर। ये जानकारी मिलते ही उन्होंने मंच पर माइक से कहा कि गलती से इसको अपराधी को टिकट दे दिया गया है, मुझे जानकारी नहीं थी, कृपया इनको आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। यह कैरेक्टर था, और उस मंच से उन्होंने यह कहकर उस प्रत्याशी को वोट नहीं देने की अपील की। यह चरित्र दिखाई देता है क्या?
क्या पार्टी को पता नहीं था कि 19 अक्टूबर 19 को ही इन्हें 9 अक्टूबर 19 को ही इन्हें 1.5 वर्ष की सजा पुलिस की वर्दी फाड़ने और हथियार छीनने की मिली थी? यह तो उग्रवाद का उदाहरण है एक तरह से। इन पर तो उग्रवादी धाराएं लगनी चाहिए थी, लेकिन इनको 353 का में सजा हुआ, 1.5 वर्ष की सजा हुई। अगर 2 साल सजा होती तो इनको सदस्यता चली जाती। और उनको पार्टी टिकट नवाज रही है, तो पार्टी ले जाना कहाँ चाहती है देश को? लोकतंत्र को किस ओर हम ले जाना चाहते हैं? ये कैसा लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं या कितना कमजोर कर देना चाहते हैं आप? यह तो सवालिया निशान है धनबाद के प्रत्याशी पर। और धनबाद के मतदाता जो 22 लाख मतदाता हैं, उनके सोच समझ और बुद्धि और विवेक पर भी ये निर्भर करता है कि पूरे देश में मैसेज क्या जाएगा। अगर आप सही निर्णय लेंगे और ऐसे प्रत्याशियों को नकारेंगे तो पूरे देश में धनबाद के मतदाताओं का एक संदेश जाएगा और भविष्य में पार्टियां ऐसे लोग प्रत्याशियों को नकारेगी। इसलिए इस मुकाम पर धनबाद का चुनाव खड़ा है कि हमको दिशा देना है आगे लोकतंत्र को। तो आपने बिना नाम लिए हुए जिस व्यक्ति की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ वो ढुल्लू महतो हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। निश्चित रूप से 100% सही है आप। और आप जो सवाल उठा रहे हैं पार्टी पर, वो भारतीय जनता पार्टी पर आप सवाल उठा रहे हैं। 100% करेक्ट। और भारतीय जनता पार्टी चाल, चेहरा और चरित्र के लिए जानी जाती है, जैसा कि उनके नेता दावा करते हैं। तो आपको केवल एक उम्मीदवार के खड़ा कर देने से धनबाद में पूरे पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे पर संदेह हो रहा है। लोकतंत्र को वे कमज़ोर करना चाह रहे हैं, इस पर आपको संदेह हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? महिलाएं जब रसोई घर में जब भात बना कि नहीं बना, एक चावल को देख लेती हैं कि हाँ वो सिज गया है, तो पूरे बर्तन को उतार दिया जाता है हाथ से। एक चावल टेस्ट करती है। यह टेस्टिंग पॉइंट है कि भाजपा जो कल तक भय, भूख, भ्रष्टाचार जिनका मूल मंत्र था, भय, भूख, भ्रष्टाचार, आज आप धनबाद में उस मूल मंत्र के खिलाफ चल रहे हैं, उस मूल मंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह तो एक्सपोज हो गया ना। पार्टी को पता है, क्योंकि पार्टी के महामंत्री ने जो एक चुनाव आयोग का निर्देश है, नो योर कैंडिडेट, अपने प्रत्याशी को जाने, उसमें पूरी पृष्ठभूमि, आपराधिक पृष्ठभूमि, कितने केस, कितने मुकदमे, कितने सजा, इसका विवरण दिया जाता है। तो रांची के अखबार में, एक इंग्लिश अखबार में इन्होंने प्रकाशित करवाया, द पायोनियर, जो इंग्लिश पेपर निकलती है, चुनाव धनबाद में, प्रत्याशी धनबाद के, मतदाता धनबाद के, और रांची में प्रकाशित हो रहा है नो योर कैंडिडेट। रांची के मतदाता प्रत्याशी को जानेंगे क्या? वो वोट देने आने वाले हैं क्या? ये धोखाधड़ी नहीं है क्या? और उनके महामंत्री ने जारी किया है, उनके महामंत्री ने, पार्टी के महामंत्री। तो क्यों नहीं मैं समझूं कि इस अपराध में सब लोग शामिल हैं, इस अपराध को ढकने में सारे लोग शामिल हैं, सारे लोग एक हैं। क्या पता नहीं है क्या बड़े बड़े नेताओं को कि जिसको जिसको टिकट दिया कुंडलियां मंगाई जाती है, सर्वे टीम आती है, सर्वे करता है, कई टीम, राज्य का सर्वे, केंद्र का सर्वे, तो बड़े नेताओं के निजी सर्वे, इतने सर्वे के बाद भी आपको पता नहीं चला कि यह दुर्दांत अपराधी है इस क्षेत्र का, जिसको 4-4 बार न्यायालय ने, और मैं आपको बताऊं, न्यायालय ने इन्हें सजा याफ्ता किया है। अपराधी नहीं, आरोपी नहीं, मैं सजा याफ्ता बोल रहा हूं, यह न्यायालय ने कहा है इनको। और वो मेरे पास जजमेंट है, मैं अभी आपको उपलब्ध कराऊंगा। जब न्यायालय कह रहा है सजा याफ्ता, और ऐसे व्यक्ति को आप जनता के बीच ला रहे हैं, यही दिखाना चाहते हैं ना कि मैं सड़ा गला खाना भी परोस लूंगा तो लोग भूखे हैं तो खा लेंगे, मैं भूखे रह जाऊंगा, सड़ा गला खाना नहीं खाऊंगा। लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, अगले आने वाली पीढ़ी के लिए गलत तत्वों को वोट नहीं करूंगा। ये वोट मेरा अधिकार है, सिर्फ अपने लिए नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, इसकी हिफाजत करूंगा मैं। और दागी अपराधी सजा याफ्ता को मैं अपील करता हूं 22 लाख मतदाता से, आप अपना संदेश पहुंचाइए पार्टी तक ऐसे तत्वों को नकार करके कि मैं वोट नहीं दूंगा अपराधी को। आपके प्रति सिंपैथी हो सकती है, पार्टी के प्रति सिंपैथी हो सकती है, आपका दावा है 400 पार, तो जब 272 में आप सरकार चला लिए, 14 में, 303 में सरकार चला लिया आप 2019 में, तो 399 में भी सरकार चला लीजिएगा। आप धनबाद को कट कर दीजिए 399 से ही, आपकी सरकार तब भी चल जाएगी। और आप नोटबंदी का निर्णय आपने 272 में लिया,
जीएसटी का निर्णय 272 में लिया, 303 में आपने अग्निवीर का निर्णय लिया। तो हर निर्णय जब आप लेने में सक्षम है 272 और 303 में भी, तो 399 से भी क्या बिगड़ जाएगा? फिर 400 पार क्यों? 399 ही क्यों नहीं है? धनबाद को बचाने की जरूरत है। तमाम मतदाताओं से मेरी अपील है कि 399 पहुंचा दीजिए, 400 पार मत कीजिए। धनबाद को बचाइए। सेफ धनबाद, सेफ डेमोक्रेसी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र बड़ा कॉम्प्लेक्स क्षेत्र है, इस मायने में कि शहरी क्षेत्र भी इसमें आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं। यहाँ के 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, कम से कम धनबाद, झरिया और बोकारो, प्योरली शहरी क्षेत्र है। बाकी निरसा, सिंदरी, चंदन क्यारी, ये सब में मिक्स है। तो इसलिए यहाँ की राजनीति और सामाजिक धारा भी मिक्स्ड है। इसमें स्थानीय और बाहरी का एक बहुत पुराना सवाल है। तो एक सवाल लोग उठाते हैं, ढुल्लू महतो के लोग और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग, यह चूँकि लोकल है और विजय झा जी जैसे व्यक्ति और भी हैं, वे नहीं चाहते हैं कि एक लोकल व्यक्ति यहाँ का सांसद बने। टाइटल से किसी का लोकल और स्थानीय के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मेरा जन्म यहाँ हुआ है और चूंकि टाइटल झा है, तब कुछ लोग मुझे बाहरी कह देंगे, लेकिन जानते हैं जो लोग, मेरा बचपन यहाँ बीता है, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं हुआ, तो उसके कह देने से कोई नहीं हो समझ लेगा कि ये बाहरी है। और किसी का टाइटल अगर ऐसा है जो कह देगा कि हम लोकल हैं, और भले ही वो आज आए हों या किसी दूसरे राज्य से अभी आए हों, इसलिए वो लोकल हो जाएगा। अब जनता इतनी नासमझ भी नहीं है। अब जनता समझती है इन सारी चीज़ों को। क्यों बाहरी भीतरी का नारा दिया जा रहा है, क्यों अगड़ा पिछड़ा का नारा दिया जा रहा है। सवाल है कि आप 15 वर्षों तक तो विधायक रहे, उस काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे आप? आपको तो काम पर वोट मांगना चाहिए। 15 वर्ष आप विधायक रह गए, चरित्र पर वोट मांगना चाहिए। लेकिन अपने चेहरे को दाग छुपाने के लिए अगड़ा पिछड़ा की बात करते हैं कि इस नाते पिछड़ा मेरे पक्ष में खड़ा हो जाए। बाहर भीतर की बात करते हैं, माटी और पार्टी की बात करते हैं कि यहाँ मेरे सख्त में खड़ा हो जाए। ये चेहरा के दाग छुपाने का कुत्सित प्रयास है। जनता यहाँ की समझती है और जनता इन सब नारों में नहीं आने वाली है। जनता परिपक्व हो गई है और क्या भला क्या बुरा, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, गलत सही का फर्क करना अब जनता जान गई। 18वीं बार वोट में भाग लेने जा रही है लोकसभा का। 18 यदि विधानसभा भी, तो 36वां वोट देने जा रहे हैं हम लोग अब आज़ादी के बाद। तो जनता अब अगला पिछड़ा बाहरी भीतरी के भुलावे में नहीं आने वाली है। कितना भी हिंदू मुस्लिम कर लें, क्या राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम बने तो देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व है और फक्र है कि कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति बने। हिंदू मुस्लिम करने से सिर्फ इस आधार पर हम नफरत करना नहीं सीख जाएंगे। और जो लोग इसके शिकार हो भी जाते हैं, धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गई है, अब समझ रहे हैं लोग। इसलिए इस आधार पर सिर्फ वो मुसलमान है और आपका मंगलसूत्र बांट लेगा तो भैंस ले लेगा, ये सब नारा चलने वाला नहीं है। अब ये सब नारा चलने वाला नहीं है। अब जनता समझ रही है कि सच क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या सही है, क्या हमको चलना चाहिए, कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। 10 साल के कार्यकाल पर उपलब्धि पर वोट क्यों नहीं मांगते? मैं तो यह पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, नोटबंदी पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं आप जीएसटी पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? आप अग्निवीर पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? आपने तो कहा था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा, तो जिस अर्थव्यवस्था की बात करके आप नोटबंदी लाए, उस पर वोट मांगने की हिम्मत क्यों नहीं होती है आपकी? आप जीएसटी के नाम पर, जो छोटा व्यापारी मर गया जीएसटी के कारण, बर्बाद हो गए करोड़ों व्यापारी, छोटे छोटे जो 5-10 हज़ार रुपये महीना कमाते थे, हिम्मत क्यों नहीं होती आपको? जिस जीएसटी को आपने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स, क्या सही में है क्या? आज भी दर्जनों टैक्स हम देते हैं, लेकिन कहा क्या गया था? 1 नेशन 1 टैक्स। ये इतना बड़ा फरेब हुआ देश के साथ। हिम्मत है तो जीएसटी पर वोट मांगिए, हिम्मत है तो अग्निवीर पर वोट मांगिए, तो दोहरापन क्यों? यह जो धोखाधड़ी है देश के मतदाताओं के साथ, अब मतदाता समझ रहा है। जो सीमा पर रक्षा करेगा वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा और 75 साल का आदमी कैंडिडेट बनेगा। यह दोहरापन। अब 75 साल में फिट हैं और वो 4 साल में अनफिट हो गया।
यह जनता अब समझ रही है, नौजवान समझ रहा है कि किस तरह जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, गुमराह किया जाता है। हिम्मत है तो अग्निवीर पर वोट मांग लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। 20 साल का नौजवान सेना में जाएगा, 24 साल में वो अनफिट हो गया, और 74 साल का आदमी प्रधानमंत्री बनने का योग्य उम्मीदवार हो जाएगा। इतना बड़ा फासला। आप तो केजरीवाल और विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। हम सत्य की भाषा बोल रहे हैं, जो देश के हर मतदाता को बोलना चाहिए, देश के हर आदमी को बोलना चाहिए कि असत्य हावी ना हो जाए, अधर्म हावी ना हो जाए। इसलिए मैं सत्य और धर्म की भाषा बोल रहा हूं। अभी देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी एक छवि है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। आप उन पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। भाई छवि तो उसी दिन पता चल गया जब उनका डिग्री मांगा गया आरटीआई से, तो बोला देश की सुरक्षा का संबंध है। डिग्री का देश की सुरक्षा से क्या संबंध है भाई? आपको बता देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है देश का। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट को पप्पू बोला जाता है, जिसके पास कोई डिग्री ही नहीं है दिखाने को, वो विश्वगुरु बन जाते हैं। मेरा सीधा आरोप है। हिम्मत है तो डिग्री दिखाना चाहिए जनता को। आरटीआई में क्यों कहा गया कि राष्ट्र की सुरक्षा का संबंध है? डिग्री का राष्ट्र की सुरक्षा से क्या संबंध है? कोई संबंध है क्या? आप ही बता दीजिए। तो इस तरह जो देश को गुमराह किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। यह देश किसी की जागीर नहीं है। यह देश हर आम आदमी का है जो सड़क पर काम करता है, दिहाड़ी मजदूर। यह देश में हिस्सेदारी उसकी भी उतनी ही है। कल देश का संकट आएगा तो वह भी उसी मुस्तैदी से लड़ेगा जो अट्टालिका में रहने वाले लोग लड़ेंगे। उससे कम योगदान उसका नहीं होगा जो दिहाड़ी मजदूर है। तो उसको इग्नोर क्यों करेंगे? आप अग्निवीर 4 साल के लाए, उसके बाद वो क्या करेगा? कहीं दरबानी करेगा ना? तो आप देश के नौजवान को क्या बनाना चाहते हैं? जिसके पास डिग्री नहीं है वो विश्वगुरु हो जाएगा। ये सच्चाई नहीं है क्या? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट को आप पप्पू बोलते हैं, और यहां के सैकड़ों एमपी ऐसे होंगे जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, तो वो फख्र की बात है। और लेकिन अगर राहुल गांधी अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करता है तो वो पप्पू डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये देख नहीं रहे हैं क्या हम लोग? तो कब तक आंख पर पर्दा डाल के रखेंगे? कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप भी डिग्री सामने ला दीजिए। धनबाद में तब आप अनुपमा सिंह को जिता रहे हैं। सवाल जिताने का नहीं है, सवाल हराने का है। सवाल धनबाद को बचाने का है। सवाल धनबाद में जो ये नेटवर्क अपराध और अपराधी का मजबूत होते जा रहा है, उसको तोड़ने का है। मैं उसके लिए तैयार हूं। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। धनबाद को बचाने का मेरा जन्मभूमि है धनबाद। धनबाद से मुझे प्रेम है। मेरी जिंदगी में यहाँ 70 साल हमने बिताया है। धनबाद की हर अच्छाई बुराई से मेरा सीधा संबंध है। 74 में जब छात्र आंदोलन हुआ था, कांग्रेस का धनबाद से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का शासन था, मैं छात्र संगत समिति का संयोजक हुआ करता था। पहली गिरफ्तारी धनबाद में मैंने दी थी 1974 आंदोलन में, और आज भी मेरा वही तेवर है। आज भी धनबाद को बचाने के लिए जिस सीमा तक जाना पड़ेगा, अपराध और अपराधी के नेटवर्क से धनबाद को सुरक्षित रखने के लिए मैं जाऊंगा। और इसमें अनुपमा सिंह आज के दौर में फिट बैठती हैं, इसलिए अनुपमा सिंह को जिताना धनबाद के लोगों के लिए आज के समय में राष्ट्रीय कर्तव्य हो गया है, क्योंकि धनबाद को बचाना है। और एक मैसेज जाना चाहिए राजनीतिक दलों को कि अपराधी को आगे करके आप सत्ता अगर चाहते हैं कि हस्तगत कर लें, तो यह मंसूबे भी फेल होने चाहिए। अच्छा, अब चलते चलते अंतिम सवाल, आखिरी सवाल, कांग्रेस में कब ज्वाइन कर रहे हैं? कभी नहीं। तो यह क्या रिश्ता है? कोई राजनीतिक दल में मेरा जाने का इरादा नहीं है। किसी राजनीतिक, सवाल कांग्रेस का नहीं है, किसी राजनीतिक दल से मैंने संबंध तोड़ लिया। 15 वर्ष हो गए और कोई मेरी इच्छा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल में ज्वाइन करूं। अब तो 70 बसंत पार कर गए, अब क्या? अब जब तक रहूंगा सामाजिक क्षेत्र में रहूंगा, गलत का विरोध करते रहूंगा, असत्य के खिलाफ रहूंगा, अधर्म के खिलाफ रहूंगा। यही मेरे जीवन का मिशन है। इसके लिए कांग्रेस के प्लेटफार्म पर या किसी राजनीतिक दल के प्लेटफार्म पर जाना मैं जरूरी नहीं समझता। धन्यवाद झा साहब, आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, कुछ तीखे सवालों का भी आपने जवाब दिया। धन्यवाद। धन्यवाद गिरजेश जी, धन्यवाद गिरजेश जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं जो सवाल आज हर लोगों के दिलो दिमाग को में कुरेद रहे हैं, कौंध रहे हैं, जनता के बीच आपके माध्यम से सारी चीज़ें जानी चाहिए।
जो जनता भटक रही है, उचित अनुचित निर्णय लेने के बीच में, द्वंद्व के बीच खड़ा है, वो उसको भी एक रास्ता मिले, वो धनबाद को बचाने के लिए वोट करे, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट करे। व्यक्ति और पार्टी तो आते जाते रहेंगे। सवाल है सेफ डेमोक्रेसी, सेफ धनबाद।